तो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हम लोग को मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए कुछ रिलेशन निकाल के तभी जाके डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया हुआ है। सबसे पहला बी ए और पी, और दूसरा बी डैश ए डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब रही बात कि ये सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, पहला बात। दूसरा, ये आई है और ये वाला आर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसका रिमेनिंग एंगल ये हुआ और इसका एंगल रिमेनिंग एंगल ये हो गया। तो दो अगर एंगल इक्वल है, थर्ड वाला रिमेनिंग एंगल भी इक्वल होना ही पड़ा। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए बी, और दूसरे वाले का, इसका आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए पी डिवाइडेड बाय इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा? ए डैश पी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये पहला हम लोग का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ए लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from point M to point N on the प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट M कौन सा है इसको देखो, जहां पे इंसिडेंट करेगा ये हमारा हो गया M, और यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। इस पॉइंट को मान लो N। इससे पहले भी हमने इस तरह का किया हुआ था, कनकेव मिरर से भी डेरिवेशन किया हुआ था, तो वहां से भी M से N तक का एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया हुआ था। तो हमने मान लिया कि ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब यहाँ पे फिर दो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो एक ट्रायंगल हो गया M N F, बड़ा वाला, और दूसरा ट्रायंगल हो गया बी डैश ए डैश F। दो ट्रायंगल इसमें भी फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल M N F and triangle B dash A dash F are similar triangles. So we can write, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब रही बात कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होंगे, तो इन दोनों को सिमिलरिटी दिखाने के लिए क्या क्या हो सकता है? तीन चीज चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होना पड़ा सिमिलर। तो इसमें देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, तो एक तो एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री बेइंग 90 डिग्री। दूसरा देखो, ये दोनों में एंगल कॉमन ही है, बड़े वाला में भी एंगल है और छोटे वाला में भी एंगल है, तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया। तो तीसरा जो है रिमेनिंग एंगल, ये तो ऐसा ही इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो देयरफॉर वी कैन राइट, है ना। तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हो सकता है मतलब? एम एन अपन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एन एफ अपन ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2 इसको कर दो, हो गया। एम एन अपन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपन ए डैश एफ। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें फ्रॉम द फिगर, देखो इस फिगर में
फ्रॉम द फिगर वी हैव, फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एम एन। देख लो, ए बी एम और एन, ये तो रेक्टेंगल का एक शेप आ रहा है, तो रेक्टेंगल वाले शेप में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वही होगा एम एन, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो हम लोग का फ्रॉम द फिगर वी हैव ए बी इज इक्वल टू एम एन, ये हमारा एक कहानी आ गया। अब इस दोनों में देखो, इक्वेशन 2 में और 3 में, 2 अगर 3 को देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एम एन है, तो इसके बदले ए बी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, 2 एंड 3 से हम लोग को क्या मिल सकता है, एम एन के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो, कल हमने एक बात बताई भी थी, अगर ये पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट क्या है, M है, तो अगर पॉइंट के यहाँ से हम ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, अगर इस पॉइंट को थोड़ा हम यहाँ पे ला जाए तो ये डिस्टेंस और कम हो गया, ये कम हो गया। और ये पॉइंट अगर इस पॉइंट को खींच के हम इस पॉइंट पे ला दें तो और डिस्टेंस कम हो गया। मान लो एकदम इसके पास में है, इसके पास में है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिखाई देगा, नहीं देगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट एम लाई कर जाए पॉइंट पी के पास में, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग पी एफ इज इक्वल टू एन एफ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। कब, ये पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर जाए, इसके नजदीक में कर जाए, तो ये तो पॉइंट और खिसक के इधर चला जाएगा, तो उस केस में एन एफ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, पी एफ हो सकता है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि the point M lies close to point P. If the point M lies close to point P, then we can write NF is almost equal to PM. Equation number 5. हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 we get, 4 and 5 को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो देखो क्या होगा, एएनएफ के बदले हम तो क्या लिख सकते हैं, पीएफ। तो हमारा हो जाएगा ए बी अपन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, एएनएफ के बदले क्या लिख सकते हैं, पीएफ अपन ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 6। इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 6 को देखो, दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है, है ना। तो इसमें लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 we can write
AP अपन A डैश P इज इक्वल टू PF अपन A डैश F। ये लिख सकते हैं एक 1 और 6 से, क्योंकि ये भाई AB अपन A डैश B डैश दोनों साइड में इक्वल है, तो दूसरा वाला साइड भी इक्वल होना पड़ा। तो 1 और 6 को यूज करके हम इतना लिख सकते हैं। 1 नंबर में यही दिया है ना, AP अपन A डैश P 1 नंबर में ही है ना, देख लो, है ना। तो ये हम लोग ने ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 6 को यूज करके हमने इतना लाया। अब हम लोग को रिलेशन निकालना है क्या चीज में, ये देखो U V और F में। तो AP उस फिगर में देखो AP क्या चीज है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो हम लोग को चाहिए ही, तो उसको रहने दो। A डैश P को देखो, A डैश P क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस सर कर रहा है, तो VV हमें चाहिए फॉर्मूला में, तो इसको भी रहने दो। PF को देखो, PF क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ डिस्टेंस भी चाहिए हम लोग को, तो इसको भी रहने दो। बचा क्या? A डैश आपको देखो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हमको उसको ऐसे बनाना होगा Q V और F के टर्म में आए। तो अगर इसके बदले अगर हम ये लिख देते हैं AP अपन A डैश P इज इक्वल टू PF अपन A डैश F के बदले अगर हम लिखें PF माइनस PA डैश, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो PF जो हो गया हम लोग का फोकल लेंथ, और PA डैश का मतलब क्या है? B, है ना। तो हम लोग का काम बन जाएगा इमेज। यस सर, इमेज AP के बदले क्या लिख सकते हैं? U। A डैश P के बदले क्या लिखेंगे? माइनस V। साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। PF के बदले क्या लिख सकते हैं? माइनस F, और माइनस F माइनस G, इतना हो गया। तो अब यहां से U अपन माइनस V इज इक्वल टू माइनस F अपन माइनस F, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस V। तो इसके बाद क्या होगा? माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू VF। अब इसके नीचे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF। UF अपन हम क्या लिख सकते हैं? UVF प्लस UV अपन क्या लिख सकते हैं? UVF इज इक्वल टू VF अपन हम लोग क्या लिख सकते हैं? UVF। तो इसमें क्या बचेगा? माइनस 1 बाई V प्लस 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई U। तो हमारा ओवरऑल क्या हो गया? 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई U प्लस 1 बाई। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। अच्छा कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ में समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है सर। तो इस तरीके से हम लोग का पहला जो चैप्टर है ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन, ये खत्म होता है यहीं पे। और इसमें हम लोग का एक दो बात और है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक में यहाँ पे कहीं दिक्कत है तो तुम लोग बोल सकते हो। एनीवन? सर इसका नोट कब बैठाएंगे आप? क्या थोड़ा और नीचे सर नोट कब बैठाएंगे आप?
ये सब तो लिखा ही रहे ना, और टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे दिए हैं, तो वहाँ पे टाइप हो जाएगा, तो तुम लोग को पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा इसका। सर नहीं लिखे, हम पहले दिन ही आपने अच्छे से नहीं लिखाया था, नहीं लिखे, उसी पर छूटा सब है। लिखा है। तुम लोग अब वीडियो इधर उधर कर रहे हो तो कैसे नहीं लिखा है, सब लिखाया गया। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे अभी लिख रहे हैं, उस वक्त भी वैसा ही लिखे हैं, तो तुम कैसे नहीं दिखे। तो यहाँ पे हम लोग सर एक एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. टॉपिक इसमें है Sir, जो सर line. हम लोगों का सिमिलर एंगल प्रूव करके नहीं देखना पड़ेगा? क्या क्या चीज, ये हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करके नहीं दिखाना पड़ेगा? वो जरूरी नहीं है भाई, वो प्रूफ करके क्यों दिखाओगे तुम। 9-10 में थोड़ी पढ़ रहे हो तुम, 11 क्लास में आ गए। हम लोग को सीधा लिख देना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बात खत्म हो गया। वो प्रूफ करके क्यों दिखाएंगे, अगर तुमको मन है तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और उतना टाइम है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या है, एक चैप्टर में हम लोग अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें एक तुम लोगों को किताब किनना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इन फिजिक्स, ले लिए सर, भाई बीके श्रेष्ठ। ले लिए ये एक किताब है है जो कि सर। तुम किनना पड़ेगा, और इसका न्यूमेरिकल हम लोग अब अगले क्लास से करेंगे। अब इसी चैप्टर से एक दो क्या, कीन चुके हैं। हाँ तो अच्छी बात है, किन चुकी है तो अच्छी बात है। अब इस चैप्टर में एक दो हम लोग यूज के बारे में बात कर लेते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहीं कहीं पे यूज भी होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, ये जो हम लोग सेविंग करते हैं, तो सेविंग करते वक्त हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। अब रही बात कि सेविंग करते वक्त हम लोग कनकेव मिरर जो है यूज करते हैं, तो उसका क्या प्रिंसिपल है। तो हमने कनकेव मिरर में एक प्रॉपर्टी देखा हुआ था। कनकेव मिरर में इसका पोल हो गया और प्रिंसिपल फोकस हो गया, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हो क्या रहा था कि तुम्हारा एक ऐसे आ रहा था, और यहां से अगर हम किए तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पीछे की तरफ कहीं पे जाके मिला रहे थे, और यहीं पे क्या चीज का फॉर्मेशन होता था, इमेज का फॉर्मेशन होता था। तो इस कनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टी है एक, ये प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो होगा क्या, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड फॉर्म होता है। तो सेविंग मिरर इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। सेविंग मिरर जो है इसी प्रिंसिपल पे हम लोग को बनाया जाता है। सेविंग मिरर में क्या है कि सेविंग मिरर में बनाया ऐसे जाता है कि जब हम लोग उसको देखते हैं, तो हम लोग का जो चेहरा है उस मिरर का प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ जो होता है उस दोनों के बीच में आ जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में अगर हमारा चेहरा आ जाता है, तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है। इसलिए हम लोग का मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाता है, और सेविंग करने में हमको आसान होता है, क्योंकि दाढ़ी जो होता है वो छोटा छोटा होता है, उसको देखने में उस सेविंग मिरर में हम लोग को आसानी होती है। बहुत सारा ऐसा मिरर मिलता है, जैसे एक साइड से देखोगे तो नॉर्मल दिखाई देगा, दूसरे साइड से देखना शुरू कर दोगे तो बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देता है। तो वही हम लोग सेविंग मिरर का बात करते हैं, वही है हमारा कनकेव मिरर। तो एक हम लोग का कनकेव मिरर का ये हमारा जो है यूज हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर वगैरह जो है, ये जो मतलब अगर पेट में हम लोग को कुछ देखना वगैरह है, तो इस चीज को हम लोग को कनकेव मिरर यूज करता है लोग, क्योंकि इसका जो कन्वर्जिंग किसी भी लाइट को कन्वर्ज करने का इसका माने प्रॉपर्टी है। तो कन्वर्ज करने का प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लाइट को एक जगह पे फोकस कर देगा। माने अगर लाइट इंसिडेंट हो तो सारे लाइट को क्या करेगा, ये फोकस करेगा एक जगह पे। तो इसका कन्वर्जिंग नेचर चूंकि होता है, तो बहुत सारे लाइट को एक जगह पे फोकस कर लेने का इसका प्रॉपर्टी होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं
कि ये जो कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर हम लोग का डॉक्टर वगैरह भी यूज करते हैं लोग, क्योंकि अगर हम लोग को इंटरनल कुछ पार्ट दिखना हो, देखना हो, तो वहां पे लाइट का जरूरत होता है। बिना लाइट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो एक कनकेव मिरर क्या होता है कि लाइट को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे रखता है, तो जिसके वजह से एक ही जगह पे ज्यादा लाइट आता है, तो उस चीज को देखने में हम लोग को आसानी होती है, इसलिए ये वहां पे भी हम लोग को यूज होता है। तीसरा बात, ये जो कार बस ट्रक के जो भी होते हैं, उसका जो हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट में भी तुम्हारा क्या होता है, इस कनकेव मिरर को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मान लो कि हम चल रहे हैं रोड पे, कोई चीज आ गया, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस रहेगा वहां पे, जब लाइट फोकस करेगा तभी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो फोकस वहां पे लाइट करे, इसलिए हम लोग को ये कनकेव मिरर को यूज किया जाता है उसमें। तो ये कनकेव मिरर का ये सारा यूजेस है। तुम्हारा कन्वेक्स मिरर का भी हमारा यूज हो सकता है। कहाँ पे होता है? कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसका भी डिमनाइज्ड इमेज ही हमेशा फॉर्म करता है। तो डिमनाइज्ड इमेज फॉर्म करने का मतलब हो गया कि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होगा, माने ज्यादा ये देख सकता है। तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा देख सकता है का मतलब क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू इसका ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? माने ज्यादा दूर का चीज इस छोटा सा मिरर में ही इमेज फॉर्म करता है। जैसे ये जो गाड़ी वगैरह होता है, ट्रक वगैरह, उसके साइड में एक मिरर लगा हुआ होता है। उस मिरर से हम लोग पीछे का जो भी है हम लोग को दिखाई दे देता है। अगर 50 ट्रक लगा हुआ है तो 50 ट्रक उसमें दिखाई दे देता है। अगर उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा नहीं रहता तो 50 ट्रक उसमें अड़ता नहीं, अड़ता, और वो सारा चीज उसमें दिखाई दे देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, वो तो डिमनाइज्ड फॉर्म में इमेज को फॉर्म करता है। अगर बड़ा बड़ा करता है तो उसमें तो मतलब पूरा का पूरा तो आ नहीं पाता है। तो इसलिए ये चूंकि कन्वेक्स मिरर डिमनाइज्ड इमेज फॉर्म करता है, मतलब साइज ऑफ इमेज छोटा फॉर्म करता है, इसके बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू जो होता है इसका ज्यादा होता है, और फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने की वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और हम लोग ये मतलब ये जितने भी गाड़ी होते हैं या ट्रक हो, बस हो या कुछ भी, उसमें ये सारा चीज फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने की वजह से यूज होता है कि पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसमें इमेज फॉर्म हो जाए और हम लोग को दिखाई दे अच्छा तरीका से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो ये है सब मिरर वगैरह का यूज वगैरह। तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शन चैप्टर में जो है कहानी इतना ही है। कोई न्यूमेरिकल किताब लाया है फिजिक्स का? लाए हो? लो। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक एक्सरसाइज का 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सर पेज नंबर कते है सर? इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला नंबर में 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक हमारा कनकेव मिरर है और इस कनकेव Excuse me, मिरर का sir. जो Page number. पेज नंबर 318 318 और एक्सरसाइज 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर पहला नंबर में, दूसरा नंबर में 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना।
तो मान लो इसका कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का मतलब ही होता है पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। मतलब इमेज डिस्टेंस केस क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये हम लोग को पूछा हुआ है। और दो केसेस दिया है। पहला केसेस में क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, 15 सेंटीमीटर के बीच में। 15 सेंटीमीटर के बीच में नहीं 15 सेंटी पे रखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां गया भाई, हाँ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर बोला है। तो इसका मतलब 12, ये जो एफ है यहाँ पे, तो 2f यहाँ पे होगा। तो 2f कितने डिस्टेंस पे होगा, ये तो 24 सेंटीमीटर पे होगा। और ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में ही कहीं पे होगा। तो अगर यहाँ पे इस दोनों के बीच में कहीं पे है तो मान लो इधर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखा हुआ है और इसका फोकल लेंथ इतना है तो इसका इमेज भी तो कहीं फॉर्म होगा। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, दूसरे साइड में फॉर्म होगा कि इसी साइड में फॉर्म होगा, ये चीज हम लोग को देखना है। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे, पहला केस में यू का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है और एफ का वैल्यू हमारा तो 12 सेंटीमीटर दे ही रखा है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या करते हैं, 1/u प्लस 1/v। अब देखो हम लोग को निकालना क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस। तो जिस चीज को हम लोग को निकालना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं। जो चीज निकालना है, इमेज डिस्टेंस अगर निकालना हो, चाहे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो या फोकल लेंथ निकालना हो, तो अगर हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे और इसको एक साइड में लिख लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो गया। तो जिस चीज को निकालना है उसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे और बाकी वाले चीज में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर ये हमारा मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि इसका रियल फोकस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव लिखेंगे। तो फोकल लेंथ के बदले यहाँ पे 1/12 लिखेंगे माइनस 1/u के बदले। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो 15 सेंटीमीटर है और हम लोग को ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा गया है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका भी वैल्यू +15 लेंगे। तो यहाँ से तुम लोग गुना भागा करोगे तो v का कुछ वैल्यू आएगा। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म हुआ होगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, दूसरे साइड में, और वर्चुअल फॉर्म हुआ होगा। तो देख लो इस केस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आता कितना है, निकालो। सर v इक्वल टू 60 cm सर। cm। 60 cm सर। हाँ 60 सेंटीमीटर। तो अगर 60 सेंटीमीटर आया है तो प्लस में आया है, प्लस 60 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इमेज जो फॉर्म हुआ है इधर कहीं पे फॉर्म हुआ होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर का हो गया। और चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में ही फॉर्म हुआ है तो ये तो पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। अब रहा बात मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन के बदले हम लोग पढ़े थे v/u। तो v है इतना और u कितना है 15, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 4। और मैग्निफिकेशन हम लोग प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि हम लोग का इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, रियल इमेज फॉर्म हुआ है। तो हमारा ये आ गया।
ये वाला पहला केस था जब हमने कहाँ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे। अरे यार ये तो किताब ही अपनी कर दी। अब दूसरा हम लोग का है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पे रखा, तो 8 सेंटीमीटर का रखने का मतलब क्या हो गया? ये तो 12 सेंटीमीटर पे प्रिंसिपल फोकस है, तो मतलब पोल और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है सेकेंड केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो 8 सेंटीमीटर मतलब ये प्रिंसिपल फोकस से कम ही होगा ना, तो पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सेकेंड केस में। तो हमारा सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना हो गया? वो 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 सेंटीमीटर? क्योंकि मिरर चेंज हुआ नहीं है, मिरर तो वही है और उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मिरर हो गया। अब हमको निकालना है कि इसका इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा। तो हमको इमेज निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v = 1/f = 1/q। अब हम लोग को चूंकि v निकालना है तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं और बाकी वाले काम में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखो 1/v ऐसे रखो, फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो पॉजिटिव होगा 1/12 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो 8, तो v का वैल्यू निकालो जी। -24 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? Sir, the image formed beyond the mirror. मतलब ये हो गया कि हम लोग जो इमेज ले रहे हैं ऑपोजिट में रहे हैं, बिहाइंड द मिरर लाइन। मतलब हुआ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ होगा, तो इमेज कहीं इधर फॉर्म हुआ होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर और ऐसा होता भी है। सेविंग मिरर के केस में अभी बताएं कि कनकेव मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है? बिहाइंड द मिरर, और हाईली मैग्नीफाइड फॉर्म होता है। तो हाईली मैग्नीफाइड करने का मतलब क्या हो गया? मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना पड़ा। तो हम लोग देख लेते हैं इस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है कि नहीं। m = v/u होगा। अब यहाँ पे चूंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है तो माइनस साइन हम लोग करेंगे। तो हम लोग का अब देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे माइनस साइन ले लिए तो फिर इसमें भी फिर माइनस मत रखना, या तुम यहाँ पे प्लस से रखो तो इसका जो वैल्यू है माइनस रखना। जैसे कि अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो v का तो वैल्यू तो -24 आया है ना, तो तुमको फिर से माइनस नहीं लेना, क्योंकि हमने माइनस क्यों लिया? वर्चुअल समझ के। तो दो बार अगर ले लोगे तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर तुम ले लिए हो तो 24 रखो और u का वैल्यू कितना था? तो 8 तिरका तो ग्रेटर देन 1 आया कि नहीं? तो ग्रेटर देन 1 आया मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हम लोग का इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कैसा फॉर्म हुआ है? मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल रहा। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अब तुम लोग को ये सारा न्यूमेरिकल जो है ये लेस देन 1 नहीं हुआ जी, -3 है, लेस देन 1 नहीं हुआ। माइनस साइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ माइनस साइन? माइनस साइन बोलता क्या है यहाँ पे? रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, उसका माइनस साइन का मतलब ये नहीं कि 0 से लेस है, वैसे नहीं समझना है। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये -3 का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन। -3 का मतलब हो गया कि माइनस क्या बोल रहा है कि हम लोग का इमेज जो फॉर्म हुआ है वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है और 3 उसका मैग्निफिकेशन है, वो ग्रेटर नहीं है 1 से। बात खत्म। उस तरह हमको नहीं समझना है कि -3 है तो, है ना। अब तुम लोग इसका जितना भी है 1 to 21 इसमें सारा तो नहीं बनेगा, मैंने इसमें कोशिश करो कहाँ तक बन रहा है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो तुम लोग को जो प्रॉब्लम है तुम लोग अपना पूछ लेना, अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। ओके देन, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir.